लास्ट लेक्चर में हमने स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम को ख़त्म किया था और कुछ चीज़ें कंक्लूड की थी कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन, और किस तरह आप डिफरेंशियल इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को ऑर्थोगोनल बना सकते हैं। अभी तक हमने फोरियर सीरीज एक्सपेंशन देखी है कि किसी भी फंक्शन को आप फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हो। फोरियर कोसाइन में, साइन में आप एक्सपेंड कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स कोई भी गिवन है एक इंटरवल में। एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास कोई ए बी इंटरवल में डिफाइंड है तो आप उसकी एक्सपेंशन सिर्फ फोरियर कोसाइन या साइन में नहीं कर सकते, बल्कि किसी भी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस में कर सकते हो। और स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम से हमने देखा है कि आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस को आप ऑर्थोगोनल बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम वेट। आपको वेट फाइंड करना होगा इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में जो सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो आइगन फंक्शन होंगे और एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल होंगे। जब स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम से आप इस तरह कई सारी ऑर्थोगोनल जो सेट ऑफ फंक्शन है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जब आपके पास एक मतलब ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शन आ गए तो आप उसे यूज करते हुए एफ एक्स को इस सेट में एक्सपेंड कर सकते हो। तो इस तरह आपके पास ना एक ऑप्शन फोरियर सीरीज को साइन या साइन नहीं रहेगा एफ एक्स को एक्सपेंड करने के लिए। आपके पास कई सारे ऑप्शन हो सकती हैं जिसमें आप एफ एक्स को एक्सपेंड कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें से दो आज हम डिस्कस करने लगे हैं, वह फोरियर सीरीज और बेसल सीरीज। लेजेंडर सीरीज और हमारे पास है बेसल सीरीज। लास्ट लेक्चर में हम एग्जांपल में देखा था कि आप बेसल फंक्शंस को ऑर्थोगोनल बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेट। वेट हमारे पास एक्स है और आपके पास जो इंटरवल हो गया है वो 0 से b है। और ये भी हमने देखा था कि ये हमारे पास जो a है वो इस केस में a है एक बाउंड्री पॉइंट, और आर एक्स जो है हमारे आर एक्स एट पॉइंट ए यानी कि 0 पे वो 0 है। तो स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम के मुताबिक जब एक बाउंड्री पे आपके पास आर एक्स 0 होता है तो उस बाउंड्री पे आपको कंडीशन की जरूरत नहीं होती फंक्शंस को ऑर्थोगोनल बनाने के लिए। तो इस वजह से हम इस तरह की जो 0 से एसोसिएटेड यानी कि ए से एसोसिएटेड कंडीशन होगी उसका जिक्र नहीं करेंगे, उसके बगैर भी ये ऑर्थोगोनल है। लेकिन बी पॉइंट पे हमें कंडीशन चाहिए जिसको ये फंक्शन सेटिस्फाई करेंगे, तो हमारे पास बी पॉइंट पे ये कंडीशन इंपोज होगी। और आइगन वैल्यू है हमारे पास लेमडा आई इज इक्वल टू स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम के मुताबिक लेमडा आई इज इक्वल टू अल्फा आई स्क्वायर। इसके कई सारे रूट्स हैं, हमें पता है कि आप इसको जब एक्सपेंड करोगे जब आप इसमें बेसल फंक्शन का स्पेक्ट्रम देखोगे हर एन के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक अलग बेसल फंक्शन आएगा, और हर बेसल फंक्शन के आपके पास कई सारे डिफरेंट रूट्स हैं। तो ये सेट ऑफ फंक्शन जब हमें ऑर्थोगोनल मिल गया तो हम एफ ऑफ एक्स गिवन एफ ऑफ एक्स जो इस इंटरवल में ए टू बी में हम इस तरह से ऑर्थोगोनल एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे ऑर्थोगोनल फंक्शन, जो जेज हैं बेसल फंक्शन हैं, तो सी हमारे पास ऑर्थोगोनल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है जो आप ऐसे हासिल करोगे। इस केस में हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट है उसकी डेफिनेशन चेंज होगी। नॉर्म की डेफिनेशन है हमारे पास जे एन स्क्वायर और साथ हमारे पास वेट फंक्शन है। तो ये रही हमारे पास बेसल सीरीज, ये एक्सपेंशन है एफ एक्स की, हमें कोफिशिएंट चाहिए तो कोफिशिएंट ये है, और नॉर्म की डेफिनेशन हमारे पास ये है। हमें कुछ डिफरेंशियल रिकंसिलेशन भी चाहिए होंगे, जो हमने स्पेशल फंक्शन डिस्कस करते हुए ये ड्राइव किए थे जे के डेरिवेटिव का रिलेशन, और ये भी डेरिवेटिव का रिलेशन है हमारे पास, उसको मैंने 5 और 6 का है। स्क्वायर नॉर्म कई सारे की डेफिनेशन कई सारी हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। तो केसेस हमारे पास 3 हैं जो जिसमें नॉर्म की डेफिनेशन चेंज होती रहेगी। तो हमें कंडीशन देखते हुए देखना होगा कि इस केस में नॉर्म की डेफिनेशन क्या है। जब नॉर्म की डेफिनेशन मिल जाएगी उसे हमें कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे, कोफिशिएंट हमें अलाउ करेंगे हम एक्सपेंशन लिख सकें। तो ये बेस्ट इक्वेशन है आपके पास। हमारे पास y इस केस में जो जे एन है, और ये हमारे पास आइगन वैल्यू है।
ये रही हमारे पास बेसल इक्वेशन। बेसल इक्वेशन को मैंने 2xy प्राइम से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। और अब आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन को मैं इस तरह प्रोडक्ट में डेरिवेटिव के साथ लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ ताकि मैं इसका नॉर्म का जो एक्सप्रेशन हासिल कर सकूँ। तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया है इस इंटरवल में 0 से लेकर b तक। 0 से लेकर b तक मैंने इंटीग्रेट किया। ये एक्सप्रेशन है, इंटीग्रेशन खासी सिंपल है। और इस तरफ इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरफ लिया है, इंटीग्रेट किया 0 से b तक। यहाँ पे हमें एक पॉइंट पे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ली। ये मेरे पास u है, ये मेरे पास यहाँ पे ये रहा dv, ये मेरे पास u है। तो u बाय स्क्वायर, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की डेफिनेशन यूज की। तो यूज करते हुए मैंने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया और आपने देखा मेरे पास ये वाली जो टर्म है एग्जैक्टली ये 0 से लेके b तक इंटीग्रेशन x जो हमारे पास वेट फंक्शन है, y हमारे पास jn है। तो ये हमारे पास नॉर्म की डेफिनेशन बन गई। इसमें हम देखेंगे अगर आप लिमिट पुट करें तो y इक्वल टू jn अल्फा x है, लोअर लिमिट हमारे पास 0 है और n ग्रेटर देन 0 के लिए jn हमारे पास हर पॉइंट पे 0 होगा। एक सिर्फ पॉइंट है j0 पे 1 होता है, बाकी हर पॉइंट पे हमारे पास jn 0 होता है। तो n 0 के लिए जो क्वांटिटी है हमारे पास एक्स वाई प्राइम स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर n 0 के लिए हमारे पास पूरी ये क्वांटिटी 0 होगी। तो एट 0 x is equal to 0, thus this expression is written in this form। y की जगह पे jn आ गया और हर जगह पे y की जगह पे मैंने jn पुट कर दिया। और हमारे पास जो अल्फा स्क्वायर यहाँ पे आया है वो बाय यूजिंग चेन रूल है। आप जैसे हमने पहले चेन रूल यूज किया था कि आपके पास अगर पैरामीटर वाई एक्स है तो आपके पास पैरामीटर में अल्फा बी भी आता है, ये अल्फा बी है। तो चेन रूल के मुताबिक यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इसका टर्म आएगी। अब हम कंसीडर करेंगे 3 केसेस। बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक हम देखेंगे कि नॉर्म की डेफिनेशन क्या है। तो पहले मैं बाउंड्री कंडीशन जो मैं यूज करूँ मैं आपको शो कर दूँ एक मरतबा। बाउंड्री कंडीशन ये वन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें A1 A2 की B2 की डिफरेंट वैल्यूज होंगी जिसकी वजह से नॉर्म की डेफिनेशन चेंज होती चली जाएगी। तो केस 1 है, हमने A2 को लिया है, A2 को लिया 1 और B2 को ले लिया 0। तो मेरे पास सिंपल वो बोलो 1 एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो गया JN अल्फा एक्स अल्फा बी इज इक्वल टू 0। अल्फा बी की ये पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, वो जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे हमारे पास वो अल्फा बी की पॉसिबल वैल्यूज होंगी। तो फिगर मैं आपको दिखा दूं, इस फिगर से देख लें हमारे पास ये बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड मैंने प्लॉट किए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये सॉर्ट ऑफ साइनोसॉइडल है और कई सारे इसके रूट्स हैं, इन्फिनिट रूट्स आप कह रहे हैं। तो हर रूट पे हमारे पास ये वैल्यू है जो अल्फा बी अलाउ करेगा, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो ये हमारे पास रहेंगे लैम्डा पॉजिटिव आइगन वैल्यू। यहाँ पे सिर्फ लैम्डा जो पॉजिटिव है वही हम आइगन वैल्यू लेंगे, हम नेगेटिव को नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव हमें कोई नया रिजल्ट नहीं दे रहे। इसमें माइनस एक्स अगर आप बेसल फंक्शन में पुट करें तो आपको इस प्रॉपर्टी के मुताबिक सेम सोल्यूशन मिलेगा। तो नए हमें फंक्शन नहीं मिलेंगे, तो हम सिर्फ जो लैम्डास यूज करेंगे वो होंगे पॉजिटिव वैल्यूज। तो नंबर 0 के लिए हमारे पास जो नंबर 0 है आइगन वैल्यू में के स्पेक्ट्रम में वो इंक्लूड नहीं होता क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्ड हमारे कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं मिलता। लेकिन JN 0 अगर 0 पुट करो आप यहाँ पे तो हमें ये डायरेक्ट 0 ही मिलेगा। तो ये हमें आइगन वैल्यू प्रॉब्लम स्टर्म लिउविल के मुताबिक हमें जिस चीज में इंटरेस्टेड है वो है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। हम ट्रिवियल सोल्यूशन में इंटरेस्ट नहीं है और लैम्डा जो हमें ट्रिवियल सोल्यूशन तक ले जाएंगे वो लैम्डा हमारी आइगन वैल्यूज नहीं होगी। वो इसके मुताबिक अगर आप N0 पुट करें इस केस में तो आप देख सकते हो कि N0 के लिए हमारे पास ये बेसल फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो इक्वेशन 6 जो मैंने डिफरेंशियल रिलेशन देखे थे, रिकरेंस रिलेशन लिखे थे, 6 रिकरेंस रिलेशन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो पुट करूंगा इक्वेशन 7 में। तो मेरी रही इक्वेशन नंबर ये 7, ये मेरी इक्वेशन 7 है। तो रिकरेंस रिलेशन मेरे पास है ये 6 रिकरेंस रिलेशन। इसको मैं यूज करके इसको पुट करूंगा 7 में। तो 7 में मैंने ये पुट किया इसमें रिकन्सिलेशन। तो JN प्राइम उस रिलेशन में 7 में आ रहा था, उसकी जगह पे ये वैल्यूज आ गई मेरे पास। तो इसका स्क्वायर था, स्क्वायर लेके मैंने यहाँ पे लिख दिया।
और साथ ही हमारे पास अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और यहाँ पे भी जे एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे दो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, एक ये एन स्क्वायर वाली, ये एन स्क्वायर है साथ इसके अल्फा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है। तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे और इस चीज़ को कंडीशन जो जिसके में हम इस चीज़ को एक्सपेंड करें वो ये है। तो जे एन अल्फा बी इज इक्वल टू 0 है। तो इन पॉइंट्स पे आप 0 पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा जीरो पर जे एन 0 पे 0। तो जे एन में आप 0 लिमिट पुट करेंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0। तो आपके पास जहाँ पे जे एन 0 है वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इस रिलेशन के मुताबिक हमारे पास ये डेफिनेशन है नॉर्म की। तो अगेन मैं दोबारा इस चीज़ को बता दूं कि हमने एक केस डिस्कस किया है जिसमें A2 की बाउंड्री कंडीशन में A2 की वैल्यू 1 है और B2 की 0 है। तो इसके लिए हमारे पास जो नॉर्म की डेफिनेशन आ गई ये हमारे पास नॉर्म की डेफिनेशन। अब दोबारा हम एक और केस लेंगे जिसमें हम सिर्फ A2 और B2 की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो हम देखेंगे हमारे पास नॉर्म की डेफिनेशन क्या आती है। A2 की वैल्यू है इस केस में h और h इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 और B2 की वैल्यू b है, ये सेकंड बाउंड्री पॉइंट हमारा। तब हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन 1 है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे A2 की जगह पे h आ गया और B2 की जगह पे हमारे पास b आ गया। तो इसको मैंने 10 का नाम दे दिया। तो दोबारा हमारे पास जो एक्स आई इज इक्वल टू अल्फा बी है, ये हमारे पास हैं आइगन वैल्यूज हैं। आइगन वैल्यूज हमारे पास ये रही। और अगर आप इस इक्वेशन जो 10th रिलेशन है जिसमें हमारे पास एक तरफ डेरिवेटिव हो तो हमारे पास जे एन है, 7 में से डेरिवेटिव को एलिमिनेट करने के लिए ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास नॉर्म की डेफिनेशन ये आ जाएगी। उसके लिए एक बात नोट करें हम यहाँ पे, lambda is still not eigenvalue because it leads us to trivial solution। ये रहा हमारे पास दूसरा केस। तो दूसरे केस में हमने बाउंड्री कंडीशन में A2 और B2 की वैल्यू को सपोज किया है, कैटेगरी डिफाइन किया, उस कैटेगरी के मुताबिक हमारे पास नॉर्म की डेफिनेशन चेंज हो गई है। इसी कंडीशन का एक स्पेशल केस ये है कि आपके पास जब h इज इक्वल टू 0 हो जाए और n 0 हो तो हमारे पास जो इक्वेशन 10 है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। S0 से फर्स्ट टर्म 0 हो गई और डेरिवेटिव टर्म हमारे पास ये रह गई जिसमें n 0 है। ये हमारे पास ये रिलेशन आया था। सिर्फ यही वो कंडीशन है जिसमें सिचुएशन है जिसमें लैम्डा की 0 वैल्यू के हमारे पास आइगन वैल्यू है। लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज एन आइगन वैल्यू। वो कैसे? आप इक्वेशन 6 में, ये वो इक्वेशन 6 है, इसमें अगर 0 पुट करें n 0 तो आपके पास ये रिलेशन बन जाता है। ये रिलेशन बन जाता है हमारे पास। ये रिलेशन है हमारे पास जे नॉट प्राइम अल्फा बी, ये वाली, ये इक्वल टू 0 है इस रिलेशन के मुताबिक हमारे पास। तो इसके मुताबिक हमारे J1 अल्फा बी भी इक्वल टू 0 होगा। और हमारे पास रूट्स हैं, सिंस x1 इज इक्वल टू अल्फा 1 b इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास रूट हैं इक्वेशन 12 के। तो ये हमारे पास अलाउड वैल्यूज हैं। और हमें पता है अल्फा 1 पे इज इक्वल टू 0 पे इक्वेशन 1 बनती है। पहले हमने जो चीज सपोज किया उसमें n 0 नहीं था, तो n 0 जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे अल्फा 0 के लिए वैल्यू 1 है, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। मैं आपको शो कर चुका हूँ कि J0 पे ये 1 है। ये सिर्फ यही एक फंक्शन है जो हमें यहाँ पे x0 पे 1 वैल्यू दे रहा है, बाकी आप देख रहे हैं कि वो 0 दे रहे हैं। तो इस वजह से इस केस को हमने अलग से डिस्कस किया कि जो n की वैल्यू 0 और 0 पे मैं मानते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जिस अल्फा या लैम्डा कॉरस्पॉन्ड आई है वो हमारी आइगन वैल्यू। तो इस केस में लैम्डा, ये सिर्फ एक यही सिचुएशन है जिसमें लैम्डा हमारे पास इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू। जाहिर सी बात है जो हमारे पास सोल्यूशन है जिससे जो मोर जनरल केस है ये इस केस में हम n0 अल्फा 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अल्फा 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे अनडिफाइंड रिजल्ट हो जाएगा। तो आप n0 के साथ अल्फा 0 h0 के साथ आप इक्वेशन नंबर 11 यूज नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में आपको ये यूज करना होगा जिसमें स्क्वायर नॉर्म की डेफिनेशन है हमारे पास ये 0 0, यहाँ इस पॉइंट पे मैंने आपको बताया कि ये 1 है।
तो वन नॉर्म इज इक्वल टू 0 बी एक्स, और यहाँ पे जे एन स्क्वायर है जो 1 है, और एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर 2, नॉर्म की डेफिनेशन ये है। और अगर हमारे पास अल्फा ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हम इक्वेशन 11 यूज कर सकते हैं विद h0 एंड n0, और हमारे पास नॉर्म की डेफिनेशन ये रह जाएगी। तो इस यहाँ तक मैं चीज़ों को समराइज कर दूं कि हम ये देखते आ रहे थे कि आप अगर ऑर्थोनॉर्मल एक्सपेंशन लिखना चाहते हैं बेसल सीरीज के ऑर्थोगोनल सेट और सेट ऑफ फंक्शंस में, तो आपके पास रिलेशन ये है, लेकिन एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स के लिए आपको नॉर्म भी चाहिए जिसकी डेफिनेशन ये है। लेकिन नॉर्म जो है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हमारे पास उसकी डेफिनेशन चेंज होती चली जा रही है। तो कई मरतबा हमारे पास नॉर्म की डेफिनेशन है, वो इस केस में हमारे पास नॉर्म की डेफिनेशन ये रही फर्स्ट केस में, सेकंड केस में नॉर्म की डेफिनेशन हमारे पास ये बन गई, और थर्ड केस में हमारे पास नॉर्म की डेफिनेशन ये है, और अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास नॉर्म की डेफिनेशन ये है। तो अब अगर आपने एक्सपेंशन लिखनी है तो आपको देखना होगा कि बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक आपकी नॉर्म की डेफिनेशन क्या है। जैसे कि मैं इन्हीं चीज़ों को समराइज करूँगा। अब देखो बेसल सीरीज आपने एक्सपेंशन करनी है एफ की, एफ ऑफ एक्स की जो डिफाइन है 0 से लेके बी तक, तो आप इस तरह उसकी एक्सपेंशन लिख सकते हो। लेकिन जो आपके पास सीज आएंगे, जो कोफिशिएंट्स आएंगे, वो आप इस तरह ऐसे लिखोगे, और जबकि जो आपके पास अल्फाज हैं तो रूट ऑफ इक्वेशन जे एन अल्फा बी इज इक्वल टू 0। इस डेफिनेशन अल्फा के रूट के मुताबिक हमारे पास सी की वैल्यू ये होगी, जिसमें नॉर्म की वैल्यू मैंने पुट की है। सेकंड केस देख लें आप कि आपके पास एफ ऑफ एक्स अगेन 0 से बी तक अगर आपने एक्सपेंड करना है इन टर्म्स ऑफ बेसल ऑर्थोगोनल फंक्शंस में, तो हम देखते हैं कि इस केस में हमारे पास जो सेकंड केस था जिसमें एच की वैल्यू भी ए की वैल्यू हमने एच सपोज की थी और बी की वैल्यू हमारे पास बी थी, तो इन अल्फाज के लिए जो कि रूट्स हैं इन इक्वेशन के, हमारे पास सी या कोफिशिएंट्स की डेफिनेशन ये होगी। तो यहाँ से हमने सी ड्राइव करने हैं, इसमें मैंने इंक्लूड की हुई है नॉर्म की डेफिनेशन, तो आप एक्सपेंड कर सकते हो। थर्ड केस है हमारे पास ये, जिसमें एफ ऑफ एक्स आप एक्सपेंड करोगे ऐसे C1 प्लस जे इज इक्वल टू 2 टू सी आई जे नॉट अल्फा आई एक्स। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन होगी, लेकिन इस केस में C1 की डेफिनेशन ये है और C1 की डेफिनेशन ये वाली यूज कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन 13 वाली C1 की डेफिनेशन, और बाकी चीज की डेफिनेशन मेरे पास यहाँ से आएगी, इसके बाद का एक्सप्रेशन मैंने लिखा था। और रूट्स कहाँ से आएंगे हमारे पास इक्वेशन की, वो यहाँ पे। तो आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन हो, आपने देखना है कि कंडीशंस क्या हैं, उन कंडीशन के मुताबिक आप इनमें से एक डेफिनेशन यूज करते हुए फंक्शन को एक्सपेंड कर सकोगे इन टर्म्स ऑफ बेसल सीरीज। कन्वर्जेंस क्या है बेसल सीरीज की? बिल्कुल जिस तरह फोरियर सीरीज की थी कि हमारे पास अगर एफ और एफ प्राइम पीस वाइज कंटिन्यूस हैं इन इंटरवल 0 टू बी तमाम एक्स की वैल्यूज के लिए, तो हमारे पास जो सीरीज है वो कन्वर्ज होगी टू एफ ऑफ एक्स उन सब पॉइंट्स पे जहाँ पे एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, और जहाँ पे हमारे पास डिसकंटिन्यूटी है वहाँ पे इसके एवरेज के हमारे पास कन्वर्जेंस होगी एफ एक्स प्लस, यानी कि पॉजिटिव साइड से एक्स की वैल्यू, और एक्स माइनस यहाँ डिसकंटिन्यूटी है नेगेटिव साइड से हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू उसके एवरेज के। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ये हमारे पास फंक्शन है, हम इसे यूज करना चाहते हैं, बेसल फंक्शन यूज करना चाहते हैं इसकी एक्सपेंशन के लिए, बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1। तो हमारे पास कंडीशन है, जैसे कि हमें पता है कि एक पॉइंट पे हमारे पास 0 है ये, और दूसरे पॉइंट पे हमारे पास 3 है, हमारे पास कंडीशन है J1 3 अल्फा इज इक्वल टू 0, और हमने इक्वेशन यूज की है 13 विद B इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 13 हमारा, इक्वेशन 15 हमारे पास ये रही इक्वेशन 15 हमारे पास। तो मैंने इक्वेशन 15 यूज की विद इक्वेशन विद B इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास सीज हैं, ये मेरे पास सीज की वैल्यूज ही हैं, तो सी में कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे चेंज ऑफ पैरामीटर दिए हैं, ये जो अंदर पैरामीटर अल्फा है एक्स, इसको मैंने टी के इक्वल कर लिया, इसका डेरिवेटिव डी एक्स डी टी और अल्फा है, और मेरे पास
एक्स स्क्वायर की वैल्यू है टी स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर। एक और रिकन्सिलेशन मुझे पता है जो मुझे डेरिवेटिव से जेस में ले जा सकता है, वो ये है मेरे पास इक्वेशन 5 से। तो इस पॉइंट पे आप अगर देखें, ये सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास आएगा टी स्क्वायर जे वन टी स्क्वायर जे वन पी आएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के बाद। ये इक्वल है डी ओवर डी टी के टी स्क्वायर जे टी के। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आप इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी, ये डेरिवेटिव एंटीडेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सी आ जाएंगी वैल्यूज। ये हमारे पास है सी की वैल्यू। तो हमारे पास ये रहे एक्सपेंशन। तो मैंने सी की वैल्यू पुट करने के बाद आपको एफ ऑफ एक्स जो इजिकल टू एक्स था वो फोरियर बेसल सीरीज में इस तरह से आपको दिखेगा। लेकिन अल्फा की वैल्यूज क्या है हमारे पास, रूट ऑफ फंक्शन क्या है, ये इस इक्वेशन के रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यूज क्या है। तो ये एक एक्सरसाइज है जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप अल्फा की कुछ वैल्यूज निकालें जो आपके रूट ऑफ फंक्शन होंगे। अब हम चलते हैं फोरियर लेजेंडर सीरीज में। हमें पता है कि लेजेंडर ऑर्थोनॉर्मल सेट है विद रिस्पेक्ट टू ई एक्स इजिकल टू 1, ये हमारा वेट फंक्शन है। तो इसकी डोमेन है -1 से लेके 1 तक। और ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन भी हम देख चुके हैं जब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करे थे लेजेंडर सीरीज की। तो इसकी ऑर्थोनॉर्मलिटी हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, पी एन स्क्वायर 2/2n+1। इसमें वो केसेस नहीं है, डिस्कशन हमारी काफ़ी सिंपल रह जाएगी कि हमारे पास कोई भी लेजेंडर सीरीज अगर हमने डिफाइन करनी है, एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ फोरियर लेजेंडर सीरीज या एक्सपेंशन करनी है इन इंटरवल -1 to 1, तो एक्सपेंशन ये होगी हमारे पास और एक्सपेंशन कोफिशिएंट होंगे सी एन सी ए। फोरियर लेजेंडर सीरीज की बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास फोरियर बेसिस सीरीज में है। अगर आपके पास एफ फंक्शन और एफ प्राइम उसका डेरिवेटिव पीस वाइज कंटिन्यूस है और इंटरवल में है इसमें -1 से 1 तक, और हर सारे जो पॉइंट्स हैं -1 से लेके 1 तक एक्स के उन सब पे कंटिन्यूस है, तो सीरीज कन्वर्ज होगी वहाँ पे जहाँ पे फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। और जहाँ पे हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस है वहाँ पे ऐसे कन्वर्ज होगी उसके एवरेज के। हमारे पास ये थ्योरम कन्वर्जेंस थ्योरम है जो हम ऐसे डिस्कस करते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम इसमें ही अभी वही है लेकिन इंटरवल डिफरेंट है। फोरियर सीरीज की एक एग्जांपल देख लें कि फोरियर लेजेंडर सीरीज की एग्जांपल देख लें। एक गिवन फंक्शन है वो -1 से 0 तक 0 है और 0 से 1 तक 1 है। इसको हम एक्सपेंड करना चाहते हैं लेजेंडर सीरीज में। तो हमें कोफिशिएंट चाहिए पहले, तो फार्मूला यूज करते हुए ये फार्मूला यूज करते हुए मैं कोफिशिएंट से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 0 के लिए 1/2 -1 से 1 एफ एक्स एफ पी नॉट एक्स की इंटीग्रेशन, पी नॉट हमें पता है 1 होता है। इधर एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन है P1 के साथ, P1 हमारे पास x होता है, P2x हमारे पास 1/2 3x² -1 है। तो इससे आप इसके कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कर लोगे, जिसमें मैंने यहाँ पे पहले 4 कोफिशिएंट नॉन जीरो कोफिशिएंट दिखाए हैं आपको। तो ये आपके पास अब एक गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स की 0 से 1 तक लेजेंडर सीरीज में एक्सपेंशन है। अब देखिए अगर मैं इसकी पहली 5 नॉन जीरो टर्म्स लूँ तो हमारे पास पार्शियल सम होता है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये इसका रिजल्ट है। यहाँ पे ये 1 पे कन्वर्ज हो रहा है और यहाँ पे 0 कन्वर्ज हो रहा है और दरम्यान में इसकी एवरेज की है। अगर आप ज़्यादा टर्म लेते जाए पार्शियल सम जैसे हमारा ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, ज़्यादा टर्म नॉन जीरो टर्म लेते जाएंगे तो ये हमारे पास एग्जैक्टली 1 बनता जाएगा, ये -1 को 0 को अप्रोच करता चला जाएगा। लेजेंडर सीरीज की एक और भी फॉर्म है जिसमें हम सिर्फ आप चेंज ऑफ वेरिएबल कर सकते हैं, एक्स की जगह पे थीटाज एंगल यूज कर सकते हैं। तो उसी लेजेंडर सीरीज में अगर आप एक्स की जगह पे cos थीटा ले लें और इसके मुताबिक अगर आप एक्स की वैल्यू 1 चाहते हैं तो वो थीटा 0 पे मिलेगी आपको, और एक्स की वैल्यू 1 चाहते हैं तो आपके पास थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी और डी एक्स से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा -sin थीटा से डी थीटा। ये वैल्यू आप पुट कर दें इन सीरीज में और सीरीज कोएफिशिएंट में, तो आप देखोगे कि ये पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लेजेंडर सीरीज एक्सपेंशन एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सी एन पी एन, और सी एन हमारे पास ऐसे गिवन है। ये काफ़ी सारी एप्लीकेशन में, फिजिक्स की एप्लीकेशन में, खासतौर पर इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लेजेंडर सीरीज की ये एक्सपेंशन यूज करते हैं।